गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। देखिए आज का जो हमारा सेशन है जियोग्राफी है, और जियोग्राफी में हम लोग आज बहुत बड़ा कार्य करेंगे। इंडियन जियोग्राफी की ओर बढ़ेंगे, भारत का भूगोल पढ़ेंगे। हम लोग जलवायु पढ़ लिए, मिट्टी पढ़ लिए, वर्षण पढ़ लिए, ठीक है। ये सब पढ़ने के बाद हम लोग कहाँ चल रहे हैं, भारत के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन जियोग्राफी के बारे में। देखिए इंडियन जियोग्राफी शुरू करने से पहले हम ये चाहते हैं कि आपको ये पता हो कि आपका पाठ्यक्रम क्या है, आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। अगर ये पता रहती है चीजें तो पढ़ना बहुत ही क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो देखिए हम लोग सिलेबस की तरफ अपने बढ़ेंगे। देखिए पढ़ना क्या है बेटा, भारत के भूगोल में भारत का आकार, भारत का आकार क्या है, भारत का विस्तार क्या है, और भारत के पड़ोसी देश कौन है, बात समझ रहे हैं। भारत का भौगोलिक स्थिति क्या है, दूरी कितना है, जल कितने हैं, सब इसको क्या करेंगे पढ़ाएंगे। देखिए दूसरा जो नंबर आता है भारत का भू आकृतिक विभाजन, भारत की जो भूभाग है कितने प्रतिशत है, उसका विभाजन कितने क्षेत्रों में हो गया है, कौन सा राज्य कितने क्षेत्र में बसा हुआ है, और कितना अन्न उत्पादन करता है, कितना क्या करता है, इस बारे में चंदन में पढ़ाया जाएगा। आगे जो है भारत की जलवायु कैसी है, इस बारे में पढ़ाया जाएगा। भारत की वनस्पति एवं मृदा कैसी है, मृदा के बारे में पढ़ाया जाएगा, वनस्पतियों के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद भारत की नदियों के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। कुछ नदियों के बारे में हम पढ़ा भी चुके हैं भारत की, लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं, दमदार तरीके से शुरुआत होगी। आप लोग क्या करिएगा कि इंडियन मैप लगभग 20 पेज में कॉपी करा लीजिएगा, क्योंकि हम मैप के ही माध्यम से सब कुछ पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको एक बार में सब चीजें क्लियर हो जाएंगी मैप में, और ऐसे बारी बारी पढ़ाने से समझ में नहीं आती है चीजें। देखिए दो भाग में बटा था भौतिक भूगोल, भारत का मानव भूगोल। अब मानव भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, भारत की कृषि फसलें, क्योंकि मानव क्या करता है, कृषि फसल को उत्पादित करता है। तो मानव भूगोल के अंतर्गत पहला पढ़ना है भारत की कृषि फसलें। दूसरा पढ़ना है हम लोगों को खनिज संसाधन। क्या पढ़ना है बेटा, खनिज संसाधन। खनिज संसाधन कोयला क्या है, ठीक है, खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं, किस राज्य से ज्यादा है, इस संदर्भ में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए उद्योग धंधों के बारे में पढ़ेंगे, भारत के ऊर्जा संसाधन कौन से हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, और परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। परिवहन आप लोग समझ ही रहे हैं, ट्रेन वाला परिवहन, वायु मार्ग, जल मार्ग, थल मार्ग, इस सब परिवहन के बारे में पढ़ना। जनसंख्या भारत की कितनी है, या अन्य राज्यों में जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या कितनी है, लिंगानुपात कितना है, इस संदर्भ में भी हम लोगों को पढ़ना है। विविध पक्ष, जितना विविध पक्ष है भारत का उसके बारे में भी पढ़ना है। और भारत को और देखो विश्व को, ये विश्व भूगोल नहीं है, फिर भी हम क्या करेंगे, जैसे कि कुछ चीजें भारत के पक्ष में जो भौगोलिक स्थिति में विश्व में प्रसिद्ध है, उस चीज को भी इसमें जोड़ते हुए आप लोगों को क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। देखिए आगे है, हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत हमारी होगी भारत के भौतिक परिचय से। भारत का भौतिक परिचय क्या है, तो इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए भारत प्राचीन जम्बू द्वीप का दक्षिणी भारत है, या दक्षिणी भाग है। आप बोल सकते हैं कि भारत प्राचीन जम्बू द्वीप का दक्षिणी भारत है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत किस द्वीप का दक्षिणी भाग है, तो आप बताइएगा जम्बू द्वीप का क्या बताइएगा, जम्बू द्वीप का। पहला क्वेश्चन तैयार। दूसरा क्वेश्चन है, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में तथा पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्या ये मैप आप लोगों को दिख रहा है? yes. दिख रहा है जी? yes, देखिए क्या है कि भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या कर रहा है कि ऊपर की तरफ, और क्या कर रहा है कि पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध उधर है की ओर ज्यादातर स्थित है। तो आप कह सकते हैं कि भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध और पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जैसे भारत दक्षिण एशिया में अवस्थित है। देखिए ये डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, नॉर्थ साउथ, पश्चिम और पूर्व। यहाँ क्या है कि प्रधान मध्याह्न रेखा है, 0 डिग्री देशांत पे चलती है, और ये बीच वाला जो है ये भूमध्य रेखा है। क्या है, भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश पे चलता है, ठीक है। तो इसको हम अक्षांश और देशांतर अभी क्लियर करेंगे आगे।
तब तक क्या है कि देखिए भारत दक्षिण एशिया में अवस्थित है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारत किस दिशा में ज्यादा अवस्थित है, तो आप लोग बताएंगे दक्षिण एशिया, दक्षिणी एशिया में अवस्थित है। अवस्थित का मतलब स्थित होता है। भारत का आकार चतुष्कोणी, भारत का आकार जो कैसा है बेटा, चतुष्कोणी आकार का है। भारत का आकार जो है चतुष्कोणी का आकार का है। जैसे आप लोग देखेंगे 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण और 4 कोण, इसीलिए इसको कौन सा आकार बोला गया, चतुष्कोणी आकार। ठीक है, हमारी बात समझ में आ गई होगी, आप लोग नोट कीजिए। आइए देखते हैं, ये भारत का मैप है। क्या बेटा, आप लोग ये समझ लीजिए कि ये भारत है। क्या है, भारत है। और भारत की जो दिशाएं हैं हम कह तो सकते हैं 8, लेकिन मुख्य रूप से जो दिशा है वो 4 बोलते हैं। कितनी दिशा है, 4। तो 4 दिशाएं कौन कौन सी होती है, देखिए इधर उत्तर होता है। क्या, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ इधर देखिए पप्पू होता है। पप्पू मतलब प से पश्चिम और पू से पूरब। इधर बताइए मेरे साथ, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। इसका एक ट्रिक होता है, पप्पू। क्या होता है, क्या होता है, पप्पू। क्या होता है, प से पश्चिम, प से पू से, प से पू से। ये बहुत ही कंफ्यूज करता है। ठीक है, हम लोग जब शुरू में पढ़ते थे तो इसको पूरब मान लेते थे, इसको पश्चिम मान लेते थे, लेकिन उसका उल्टा होता है पप्पू। क्या होता है, पप्पू, पश्चिम पूरब, पश्चिम पूरब, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण। इंग्लिश में नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, वेस्ट ईस्ट, वेस्ट ईस्ट। अब देखिए ये पूछता है कि ये तो भारत हो गया, अब इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी होती है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई कितनी होती है बेटा, 3214 किलोमीटर। कितनी होती है, 3214 किलोमीटर। एकदम इसको याद कर लीजिए, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की तरफ 3214 किलोमीटर होती है और पश्चिम से पूरब की तरफ 2933 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 2933 किलोमीटर। इधर देखिए क्या होता है, गुजरात। क्या होता है, और इधर क्या होता है, अरुणाचल। क्या होता है, इधर कौन सा होता है, गुजरात। क्या होता है, इधर कौन सा होता है, इधर कौन सा होता है, लद्दाख। कौन सा होता है, और इधर क्या होता है, क्या होता है, तमिलनाडु। तमिलनाडु का लास्ट भाग और ऊपर लद्दाख का लास्ट भाग, इधर गुजरात का लास्ट भाग, इधर अरुणाचल का लास्ट भाग। इसकी कुल दूरी कितनी होती है, 3214 किलोमीटर। इसकी कुल दूरी कितनी होती है, 2933। देखिए एग्जाम में इतना आता है कि भारत का क्षेत्रफल हो गया, भारत का क्षेत्रफल की कुल लंबाई कितनी होती है, तो भारत की क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई कुल मिलाकर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल होता है। पूरब से पश्चिम बता ही दिए, पूरब से पश्चिम, फिर उत्तर से दक्षिण बता दिए कि लंबाई कितनी होती है, तो 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। जब इसका आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये वर्ग किलोमीटर हो जाएगा और ये गुणा करने पर क्या होगा, 32,87,263 किलोमीटर। तो बात समझ में आ गई। आगे देखिए, ये जो क्षेत्रफल है भारत का, एग्जाम में पूछता है कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है, तो केवल हम लोग 2.43% पूरे विश्व के भौगोलिक स्थिति से स्थल मंडल जिसको बोलते हैं, हम क्या हैं 2.43% पर केवल क्षेत्रफल पर निवास करते हैं। यह हमारा क्षेत्रफल है। बात समझ गए। आगे देखिए, भारत क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का कौन सा देश है, 7वां। तो कभी कभी क्रम पूछ देता है कि आप क्रम में बताइए कि भारत 7वां स्थान है, तो पहला स्थान कौन है, तो पहला स्थान कौन है बेटा, रूस। पहला स्थान कौन है, रूस। दूसरा स्थान कौन है, कनाडा। कौन है, कनाडा। तीसरा ऑप्शन कौन है, यूएसए। कौन है, यूएसए।
चौथा ऑप्शन क्या है? चीन। चौथे नंबर पे क्या है? चीन। पांचवें नंबर पे क्या है? ब्राजील। क्या है? ब्राजील। छठवें नंबर पे कौन है? और सातवें नंबर पे अपना भारत, अपना हिंदुस्तान। ठीक है, सातवें नंबर पे है। बात समझ रहे हैं? और आबादी में कितना है? पहले नंबर पे। आबादी में कितना है? तो बताइए कितना बेरोजगारी आएगी कि नहीं आएगी? दिक्कत होगा। इसीलिए हम दो हमारे एक, हम दो हमारे एक। अब दो वाला भी नारा खत्म करना पड़ेगा। इधर देखिए 8वें नंबर पे क्या है? अर्जेंटीना। क्या है जी? अर्जेंटीना। 9वें नंबर पे क्या है? 9वें नंबर पे काजाकिस्तान। इतना क्रम आप लोग याद रखिए। पहले नंबर का क्रम याद रखिए रूस, दूसरे नंबर का क्रम कनाडा, तीसरे नंबर का क्रम अमेरिका, चौथे नंबर का क्रम चीन, पांचवें नंबर का क्रम ब्राजील, छठवें नंबर का क्रम ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर का क्रम भारत। अब बताइए, ऑस्ट्रेलिया की आबादी बहुत कम है, बहुत कम है। हो सकता है कि अपना पाकिस्तान की आबादी तो उत्तर प्रदेश की है, ऑस्ट्रेलिया की आबादी भी उसी तरह है, सोच लीजिए। लेकिन क्षेत्रफल इनका कितना बड़ा बड़ा है, क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। कृषि उत्पादन करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती करेंगे, और यहाँ पे हम लोगों के पास जमीनें कम है। क्या है? जमीन कम है। बात समझ रहे हैं ना? जब जमीन कम है तो कहाँ से उत्पादन होगा? दिक्कत होगी हर चीज की। तो ये रहा आज का हमारा जो भारत की लंबाई से लेकर सब कुछ हम पढ़ा दिए आज। और देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों को। ये जो टॉपिक है परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार की जो हमारी क्लास रहेगी थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लासेस रहेगी कि आप लोग आगे भी एग्जाम दीजिए तो उसके लिए भी फायदा रहे। देखिए कर्क रेखा में होता है क्या, आप सभी लोग जानते हैं इंडियन मैप कैसा होता है। थोड़ा सा समय का अभाव है इसलिए हम जैसे तैसे बना दिए। लेकिन देखिए कर्क रेखा जो होती है, यहाँ गुजरात होता है और गुजरात से ही क्या करती है, इधर अंदर जाती है और ये सीधे जाती है कहां तक बेटा? मिजोरम तक। कहां तक जाती है? मिजोरम। आप कह सकते हैं कि जो कर्क रेखा होती है भारत के बीचों बीच ये रेखा बनती है। बात समझ गए? अब इसमें होता क्या है कि देखिए दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है कर्क रेखा से। पहला क्वेश्चन पूछता है कि कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों के नाम बताइए, और कभी कभी पूछता है कि कर्क रेखा जब भारत से गुजरती है तो सीक्वेंस में, नंबर में उसका नाम बताइए। ठीक है, दो क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन के लिए क्या है, ट्रिक है मेरे पास कि कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। इसका ट्रिक जो होता है ये ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झार। क्या होता है? मित्र पर गमछा झार। सबके जुबान पे ये ट्रिक याद हो जाना चाहिए, मित्र पर गमछा झार। देखिए मित्र का मतलब क्या होता है? मी से मिजोरम, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, र से राजस्थान, ग से गुजरात, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, झ से या झार से पूरा हो जाएगा क्या? झारखंड। तो ये रहा कि 8 राज्यों से गुजरती है हमारी कर्क रेखा, जो कि इसका ट्रिक रहा मित्र पर गमछा झार। आसानी से आप बता सकते हो परीक्षा में कि 8 राज्यों से गुजरती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कौन कौन से राज्यों से 8 बता ले जाओगे। अब सीक्वेंस में इसका क्या होता है, देखिए अब जो इंडियन मैप को जानता है करीब से वो समझता है कि यहाँ पे गुजरात है, गुजरात के बाद राजस्थान है, राजस्थान के बाद बीच वाला भाग मध्य प्रदेश है, फिर ऊपर वाला भाग कौन सा बेटा? छत्तीसगढ़, फिर इधर पड़ेगा झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर लास्ट में क्या कौन सा पड़ता है? मिजोरम। बात समझ रहे हैं? जो इंडियन मैप को करीब से देखता है आसानी से समझ जाएगा। तो ये रहा आपका कर्क रेखा से गुजरने वाले 8 राज्य। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक लंबाई है कर्क रेखा की, सबसे ज्यादा सर्वाधिक लंबाई
किस राज्य में है? तो आप बताओगे मध्य प्रदेश में। कहाँ बताओगे? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा कर्क रेखा की लंबाई मध्य प्रदेश में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्लास ही चल रही है आप लोगों की, ठीक है। सबसे न्यूनतम लंबाई वाला कर्क रेखा जहां पे गुजरती है कौन सा है बेटा? राजस्थान में। सबसे क्या करती है? न्यूनतम लंबाई में गुजरती है। तो सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश, न्यूनतम लंबाई बात समझ में आई? अब देखिए एक क्वेश्चन, क्योंकि हम आप लोगों को उच्चावच भी पढ़ाए थे पिछले सेशन में, प्लेलिस्ट में जाइएगा, जियोग्राफी का सेशन बना हुआ है। और आप लोग जियोग्राफी को क्या करिएगा, जो भी क्लास आप लोगों को पढ़नी है बस जियोग्राफी पे क्लिक करिएगा, पूरी क्लास खुल के आ जाएगी, ठीक है। सीक्वेंस में ही हम पढ़ा के रखे हैं उसमें, तो जो भी पढ़ाते हैं प्ले लिस्ट में आप लोग जाइएगा, उसको चेक कर लीजिएगा। देखिए जब प्राकृतिक उच्चावच हम पढ़ा रहे थे तो उसमें क्योंकि हम कोरिलेट भी करके ये पढ़ाएंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, भारत का दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग का मतलब समझते हैं आप लोग, ये उत्तरी भाग है और ये क्या है बेटा? दक्षिणी भाग है। तो जो भारत का दक्षिणी भाग है यह उष्ण कटिबंधीय होता है। उष्ण कटिबंधीय का मतलब होता है गर्म होता है। क्या होता है? गर्म होता है। जैसे इधर वाला इलाका तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये सब वाला इलाका क्या होता है? थोड़ा सा गर्मी होती है यहाँ पे। लेकिन बेटा उत्तरी भाग क्या होता है? भारत का उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंधीय होता है। उपोष्ण कटिबंधीय का मतलब ये होता है कि गर्मी भी पड़ती है और ठंडी भी पड़ती है। आप देख लीजिए इधर वाले क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, तो क्या करता है? मौसम परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए। आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं भारतीय मानक समय। भारत का भारतीय मानक समय कहां से लिया जाता है? IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। कहां से लिया जाता है? देखिए 82.5 डिग्री और 30 मिनट, ये पूर्वी देशांतर, ठीक। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। कहां से बेटा? मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से होकर गुजरती है। मिर्जापुर में ही एक मंदिर है जो कि बहुत विश्वसनीय मंदिर है, कृष्ण जी की बहन है विंध्यवासिनी देवी। कौन है? विंध्यवासिनी। बहुत ही प्रचलित स्थान है। और देखिए इसी शहर से हमारा भारतीय मानक समय निकलता है। देखिए भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से, ग्रीनविच जो विश्व का टाइम दर्शाता है उससे क्या है? 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे क्या है बेटा? आगे। तो आप लोगों से क्वेश्चन किया जाता है कि ग्रीनविच से ये कितना आगे है, तो बताइएगा 5.5 घंटे। कितने डिग्री पूर्वी देशांतर है? 82.5, 30, ठीक है। और यह उत्तर प्रदेश के किस शहर से टाइम दर्शाता है? तो मिर्जापुर से। बात समझ में आई? अब ये होता है कि जो भारतीय मानक समय है कितने राज्यों को टच करती है, ठीक है। तो आप बताइएगा पहला यूपी, क्या बताइएगा? पहला यूपी बताई दी। यूपी में कहां से? मिर्जापुर से। दूसरा MP मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश। देखिए ये सब कॉमन क्वेश्चन बन गए हैं, ये सब लोग जानते हैं क्वेश्चन कि 5.5 डिग्री से ग्रीनविच से हम लोग आगे रहते हैं टाइम में, ठीक है। और मिर्जापुर शहर से होता है 82.5 डिग्री, क्या है? देशांतर है पूर्वी। लेकिन हम लोग जो नहीं जानते हैं, जो आप लोगों के एग्जाम में बनने वाला भविष्य में क्वेश्चन है, ये बनेगा किन शहर से या किन राज्यों से भारतीय मानक समय गुजरता है। तो आप लोग बताइएगा पहला यूपी, 5 राज्य से पहला यूपी, दूसरा MP, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश। देखिए आपका जो इंडियन मैप होता है इस तरह होता है, तो अपना यूपी बिहार इधर है, ठीक है। तो ये जो स्पेस होता है ये सीधा होता है। क्या होता है बेटा? सीधा। तो आंध्र प्रदेश तक ये क्या करती है? मानक समय ऐसे ही गुजरती है, ठीक। आगे हम लोग आते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में काटती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जब आएगा कि कर्क रेखा एवं मानक रेखा समय आपस में कब एक दूसरे को काटती हैं, तो बताइएगा छत्तीसगढ़ में काटती हैं। छत्तीसगढ़ के किस जगह पे काटती हैं? तो बताइएगा छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में। 2 क्वेश्चन हम आप लोगों को पढ़ाए जो कि
आप लोगों के एग्जाम में। देखिए यहाँ पे कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के सूरज पूर्व में काटती है। कहने का मतलब है कि कर्क रेखा और ये जो मानक समय रेखा हमारी है एक दूसरे को काटेगी कहाँ? छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर शहर में क्या करती है? एक दूसरे को काटती हैं। अब आगे देखिए, भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं, जो कि मैं आप लोगों को कल होमवर्क में चेक करूंगा। देश के 5 राज्य न तो केवल सीमावर्ती और न ही तटवर्ती हैं। जैसे देखिए, सीमावर्ती का मतलब ये होता है, सीमावर्ती का मतलब होता है कोई राज्य, ये जो हरियाणा है, जैसे यहाँ मैप में देखेंगे हरियाणा को, तो हरियाणा न तो किसी से सीमा बनाएगा और न ही क्या करता है, तट है इसका। तो हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश का भी कोई सीमा नहीं बनती है, छत्तीसगढ़ का भी कोई सीमा नहीं बनती है, झारखंड का भी कोई नहीं सीमा बनती है, तेलंगाना का भी न कोई तट है न कोई सीमा बनती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा परीक्षा की दृष्टि से। अब आ जाइए, हम लोग जानेंगे सेवन सिस्टर, सातों बहन शीतला की जय, सातों बहन शीतला की जय। इसके बारे में देखिए पढ़ते हैं। सेवन सिस्टर के बारे में एग्जाम में आता रहता है कि सेवन सिस्टर के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। तो पहला देखिए अरुणाचल प्रदेश, पहला कौन है? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा कौन है? नागालैंड। दूसरा कौन है? तीसरा कौन है? मणिपुर। तीसरा कौन है? मणिपुर। चौथा कौन है? मिजोरम। चौथा कौन है? मिजोरम। पांचवा कौन है? त्रिपुरा। छठवां कौन है? मेघालय। सातवां कौन है? असम। तो देखिए, जो बेटा पूर्वी इलाका है, पूर्वी इलाका, वहीं सेवन सिस्टर है, केवल किसको छोड़कर? सिक्किम को छोड़कर। सिक्किम का भाग सेवन सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये रहा हमारा सेवन सिस्टर, जो कि एग्जाम में पूछता रहता है। और देखिए, सातों बहन शीतला की जय जो हो, इसलिए लिखे हैं कि आप लोग सातों बहन शीतला की का नाम भी पता रखिए। देखिए, माता शीतला की सातों बहनों के नाम है, या उन्हीं का रूप एक तरह से कर लीजिए। तो 3 बहनों का जो नाम है उनका उल्लेख है, और जो 4 बहनों का नाम है उनका उल्लेखित नहीं है अभी तक। तो 3 बहनों का हम लोग नाम जान लेते हैं। पहली जो बहन है उनकी क्या है? जालपा देवी। कौन है? जालपा देवी। ये क्या करती हैं? त्वचा रोग जैसे पीलिया, छाले तथा सफेद दाग से राहत दिलाती है। पहला क्या, कौन सा रोग? पीलिया, छाले और सफेद रोग हो जाता है, उससे क्या होती है? राहत दिलाते हैं। आप लोग जाते हैं भगत उगत के पास, तो किसकी पूजा होती है? छाले जब आपको होता है, पीलिया होता है और सफेद दाग होता है, तो इन्हीं की पूजा की जाती है। किसकी? जालपा देवी की। दूसरी जो देवी हैं, खुजली देवी हैं। कौन सी देवी? खुजली देवी। फोड़े, फुंसी, खाज और खुजली जैसे रोग से छुटकारा दिलाने वाली देवी को क्या कहा जाता है? खुजली देवी। तीसरी देवी का नाम है छोटी माता, इनको दुलारी देवी भी कहते हैं, या दुलारी मैया। ठीक है। तो सबसे छोटी देवी, जिन्हें दुलारी माई भी कहते हैं, इनकी कुपित होने पर, कुपित होने का मतलब नाराज जब होती हैं, तो ये छोटे चेचक के रूप में क्या होती हैं? बाहर निकलती हैं। अगर खुश रहती हैं तो ये बाहर नहीं निकलती हैं। ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियोज। अगर वीडियोज आप लोगों को अच्छी लगती हो तो एक लाइक कमेंट जरूर किया करिए, और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस सेशन को जरूर शेयर किया कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।